सोचिए, एक पति और पत्नी जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वो वीकेंड मनाने एक सुनसान जंगल में जाते हैं। रोमांटिक डेट के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का मर्डर करने के लिए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 2026 की धमाकेदार डार्क कॉमेडी एक्शन फिल्म ओवर योर डेड बॉडी की। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों के बीच जेल से भागे कुछ खूंखार क्रिमिनल्स आ जाते हैं। अब क्या ये दोनों एक दूसरे को मारेंगे या मिलकर उन गुंडों को? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्लाइमैक्स देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत डैन नाम के एक संघर्ष कर रहे फिल्म निर्देशक से होती है, जो काफी समय से अपने नए प्रोजेक्ट्स में सफलता हासिल नहीं कर पाया है। शूटिंग खत्म होने के बाद वो अपनी एक सहकर्मी के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि वो वीकेंड पर अपनी पत्नी लिसा के साथ पहाड़ों में बने अपने केबिन जा रहा है। उसकी सहकर्मी को समझ नहीं आता कि वो अचानक उसे ये सब बातें क्यों बता रहा है, लेकिन डैन लगातार अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देता रहता है। वो बताता है कि लिसा अकेले पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का प्लान बना रही है। साथ ही मौसम खराब होने और बर्फीले तूफान की संभावना का भी जिक्र करता है, जिससे वो थोड़ा चिंतित दिखाई देता है। इतना कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है। कार में बैठते ही उसे एक फोन कॉल आती है। फोन पर वो सामने वाले व्यक्ति को भरोसा दिलाता है कि कल की योजना अभी भी तय अनुसार ही चलेगी। उसके पास कुछ ऐसे सामान भी मौजूद हैं जो सामान्य नहीं लगते। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति अचानक पूछता है कि काम खत्म होने के बाद क्या वे नाव भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद डैन अपने पिता माइकल से मिलने पहुंचता है, जो एक केयर सेंटर में रहते हैं। वह उन्हें भी अपने वीकेंड ट्रिप के बारे में बताता है। उसी दौरान टीवी पर खबर चल रही होती है कि 2 खतरनाक सीरियल किलर और एक फेडरल अधिकारी जेल से फरार हो चुके हैं। डैन अपने पिता से कहता है कि वो लिसा को थोड़ा आराम और सुकून देने के लिए इस यात्रा पर ले जा रहा है। माइकल अपने सैन्य जीवन को याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने हमेशा मुश्किल हालात में जीना सीखा है। उन्हें लगता है कि आज की पीढ़ी पहले जैसी मजबूत नहीं रही। वो अफसोस जताते हैं कि काश युद्ध में ही उनकी मौत हो जाती, बजाय इसके कि वे इस हालत में जिंदगी बिताएं। तभी एक स्वास्थ्यकर्मी उन्हें दवाई देने आता है, लेकिन माइकल गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। एक स्वास्थ्यकर्मी के जाने के बाद माइकल डैन से कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद तभी मिलता है जब वो किसी बड़ी मुसीबत का सामना करता है। घर लौटकर डैन अपने साथ लाया हुआ सारा सामान कार की डिक्की में छिपा देता है। उसी समय लिसा की एक दोस्त बाहर आती है और उसे शिकार के लिए शुभकामनाएं देती है, लेकिन डैन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद लिसा अपना सामान लेकर बाहर आती है। वो छोटी छोटी बातों पर भी डैन से चिढ़ती और नाराज होती रहती है। दोनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में डैन गाने चलाता है, लेकिन लिसा तुरंत उन्हें बंद कर देती है, क्योंकि उसे वो संगीत पसंद नहीं होता। इसके बाद वो अपना स्क्रिप्ट निकालकर संवादों की प्रैक्टिस करने लगती है। डैन उसे भरोसा दिलाता है कि उसे यह रोल जरूर मिलेगा, लेकिन लिसा को लगता है कि निर्देशक थिएटर कलाकारों को ज्यादा महत्व देता है। यह बात डैन को बुरी लगती है। वह खुद को भी उतना ही रचनात्मक निर्देशक बताता है जितना कोई थिएटर निर्देशक होता है। लिसा उसे याद दिलाती है कि उसने कई सालों से कोई बड़ी फिल्म नहीं बनाई और अब सिर्फ विज्ञापन निर्देशित करता है। डैन जवाब देता है कि उन्हीं विज्ञापनों ने अब तक उनका घर चलाया है। वो यह भी कहता है कि लिसा के अभिनय करियर से ज्यादा कमाई कभी नहीं हुई। बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। आखिरकार लिसा उससे कम से कम इस यात्रा के दौरान एक खुशहाल पति की तरह व्यवहार करने को कहती है। कुछ देर बाद वो अपनी बात के लिए माफी भी मांग लेती है। लंबे सफर के बाद दोनों आखिरकार अपने केबिन तक पहुंच जाते हैं। लिसा दरवाजे की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन वो अपनी तय जगह पर नहीं मिलती। डैन उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद चाबी मिल जाती है और दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। घर में घुसते ही डैन सीधे बेसमेंट की तरफ जाता है। वो वहां रखी बंदूकों को चेक करता है, मानो भविष्य में उनकी जरूरत पड़ सकती हो। वापस ऊपर आते समय उसकी नजर फर्श पर बिखरे हुए सीरियल पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद ये सब किसी चूहे की वजह से हुआ होगा। कुछ ही देर में दोनों पूरे केबिन की सफाई में लग जाते हैं और फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी दौरान डैन लिसा से पूछता है कि क्या उसने उसका नीला स्वेटर कहीं देखा है, लेकिन लिसा साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं। बातों बातों में लहसुन काटने जैसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। खाना बनाते समय लिसा नोटिस करती है कि डैन कच्चे मांस को छूने से घबरा रहा है, क्योंकि उसे खून से अजीब सा डर लगता है। वो खुद ही मांस को पलट देती है और झुंझलाकर रसोई से बाहर निकल जाती है। रात को दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। डैन बताता है कि उसने ये मांस खास तौर पर उसके लिए मंगवाया था। लिसा हैरान होकर पूछती है कि आखिर वो अचानक इतना प्रयास क्यों कर रहा है। डैन जवाब देता है कि वो उसकी पसंदीदा डिश बनाना चाहता था, लेकिन लिसा कहती है कि स्टेक उसकी पसंदीदा डिश कभी थी ही नहीं, उसे तो मछली ज्यादा पसंद है। ये सुनकर डैन को लगता है कि वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रही है, क्योंकि उसने उसे कभी किसी रेस्टोरेंट में मछली ऑर्डर करते नहीं देखा। लिसा कहती है कि अच्छी मछली हर जगह नहीं मिलती, कुछ खास जगहों पर ही उसका स्वाद अच्छा होता है। बात बदलते हुए डैन अचानक डारियो का नाम लेता है, जो लिसा के साथ अभिनय की क्लास में काम करता है। लिसा बताती है कि वो अच्छा कलाकार है और इस समय वे दोनों एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। दोनों माहौल हल्का करने के लिए एक गेम खेलना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो खेल भी एक और झगड़े में बदल जाता है। डैन शिकायत करता है कि लिसा अब पहले की तरह मजाक को मजाक की तरह नहीं लेती। ये सुनकर लिसा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। उस रात दोनों अलग अलग बैठे अपने फोन पर समय बिताते हैं और एक पॉडकास्ट सुनते हुए रात गुजार देते हैं। अगली सुबह लिसा अपने संवादों की रिहर्सल में व्यस्त होती है।
उसी समय डैन एक बैग उठाकर चुपचाप झील किनारे खड़ी नाव की तरफ जाता है। वो बैग को नाव में छिपा देता है और वापस कार के पास लौट आता है। इसके बाद वो कार से बाकी सामान निकालना शुरू करता है। सामान के बीच से वो क्लोरोफॉर्म भी बाहर निकालता है, लेकिन आखिरी पल में उसका हौसला जवाब देने लगता है। घबराहट कम करने के लिए वो शराब का एक घूंट लेता है, फिर एक रूमाल को क्लोरोफॉर्म में भिगोकर लिसा की तरफ बढ़ता है। लिसा अभी भी अपने संवाद दोहरा रही होती है और उसे डैन की हरकतों का अंदाजा नहीं होता। डैन धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। लिसा अचानक उसे टेजर से झटका दे देती है और डैन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। लिसा उसके पास खड़ी होती है और उसके हाथ में वही क्लोरोफॉर्म होता है। डैन बहाना बनाते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ सफाई में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है, लेकिन लिसा उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि वो उसे बेहोश करने वाला था। इतना ही नहीं, उसे डैन का बाकी सामान भी मिल चुका है। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुका है कि डैन क्या करने वाला था। डैन खुद को बचाने के लिए कई सफाइयां देने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और वहां से चली जाती है। अकेला रह गया डैन कुर्सी समेत खुद को घसीटते हुए टेबल तक ले जाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद उसके हाथ एक आरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि वो आरी टूटी हुई निकलती है। तभी लिसा वापस लौटती है। इस बार उसके हाथ में एक शॉटगन होती है। वो बंदूक लोड करती है और डैन के सामने पूरी योजना गिना देती है। उसके मुताबिक डैन पहले उसे बेहोश करता, फिर नाव तक ले जाता, उसके शरीर को पत्थरों से बांधकर झील में डुबो देता। हालांकि उसे अभी तक समझ नहीं आता कि इस योजना में आरी का क्या काम था। डैन बार बार कहता है कि वो सब कुछ गलत समझ रही है, लेकिन लिसा बंदूक उसकी तरफ ताने रखती है। आखिरकार दबाव में आकर डैन सच उगल देता है। वो बताता है कि कुछ समय बाद लाश पानी की सतह पर वापस आ सकती है। इसी वजह से वो शरीर के टुकड़े करके उसे झील में फेंकने की सोच रहा था। ये सुनकर लिसा पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वो कहती है कि कोई भी उसकी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा कि वो अकेले ट्रैकिंग पर गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। इसके बाद वो पूछती है कि आखिर उसने ऐसा करने का फैसला क्यों किया। तब डैन बताता है कि उसे उसके और डारियो के रिश्ते के बारे में सब पता है। उसने खुद एक पार्टी में दोनों को साथ देखा था। लिसा कहती है कि किसी अफेयर की वजह से किसी की हत्या करने का फैसला बेहद पागलपन भरा है। वह यह भी याद दिलाती है कि पिछले 2 सालों से उनके रिश्ते में कोई प्यार बचा ही नहीं था। यह सुनकर डैन अपना आपा खो बैठता है। वो कहता है कि लिसा हमेशा उसे नीचा दिखाती रही है और उसकी हर बात में कमी निकालती रही है। उसे सिर्फ एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उसका साथ दे और उस पर भरोसा करे। लिसा तुरंत पलटकर जवाब देती है कि वह एक बड़े आदमी के शरीर में फंसा हुआ बच्चा है। वह उसके गुस्से और बचकानी हरकतों से पूरी तरह तंग आ चुकी है। फिर वो कहती है कि उसकी हत्या वाली योजना बेहद बेवकूफी भरी थी, लेकिन उसकी अपनी योजना कहीं ज्यादा मजबूत है। वो बताती है कि एक दिन पहले उसकी एक दोस्त उससे मिलने आई थी। उसने उसे बताया था कि डैन शिकार पर जाने वाला है, जबकि वो खुद कैबिन में ही रहने वाली है क्योंकि उसे बंदूकें पसंद नहीं। इसी बीच हेनरी वहां आता है और कुछ देर तक अजीब नजरों से उसे देखता रहता है। लिसा उससे कहती है कि वो बाद में उसे पैसे भेज देगी। इसके बाद हेनरी वहां से चला जाता है। लिसा अपनी दोस्त को बताती है कि हेनरी कभी डैन का करीबी दोस्त हुआ करता था। नौकरी जाने के बाद से वो छोटे मोटे काम करके उनकी मदद करता रहा है। कुछ देर बाद डैन भी वहां पहुंच जाता है। रवाना होने से पहले लिसा की दोस्त उसे शिकार के दौरान सावधान रहने की सलाह देती है। लिसा ने पहले से ही पूरी कहानी तैयार कर रखी होती है। उसके अनुसार डैन शिकार पर जाने की जिद कर रहा था, जबकि वो साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर बंदूक की सुरक्षा लॉक में खराबी आ गई और गलती से गोली चलने से उसकी मौत हो गई। डैन ये सुनकर कहता है कि वो बेहद निर्दयी है, लेकिन लिसा जवाब देती है कि पहले उसे मारने की कोशिश उसी ने की थी। डैन कहता है कि वो सिर्फ उसे बेहोश करने वाला था ताकि उसे कोई दर्द महसूस न हो। फिर वो उसकी एक्टिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पुलिस उसके झूठ पर कभी विश्वास नहीं करेगी। उसके मुताबिक वो इतनी अच्छी अभिनेत्री नहीं है कि जांच अधिकारियों को धोखा दे सके। यह बात सीधे लिसा के अहंकार पर चोट करती है। वो पलटकर कहती है कि डैन खुद भी कोई महान कलाकार नहीं है। इसके बाद दोनों अपनी अपनी एक्टिंग दिखाने लगते हैं। डैन रोने का अभिनय करता है और बताता है कि वो लोगों को कैसे भावुक करेगा। लिसा भी उसका जवाब देने लगती है। देखते ही देखते यह बहस अभिनय की प्रतियोगिता में बदल जाती है। आखिर में डैन एक आंसू निकालकर खुद को विजेता साबित कर देता है। हार से चिढ़ी लिसा गुस्से में बंदूक का बट उसके चेहरे पर मार देती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि तभी अचानक हेनरी वहां पहुंच जाता है। डैन बार बार इशारों में हेनरी को समझाने की कोशिश करता है कि वो हथौड़े से लिसा पर हमला कर दे, लेकिन हेनरी उसकी बात समझ ही नहीं पाता। कई अजीब कोशिशों के बाद आखिरकार उसे बात समझ आती है और वो हथौड़े से वार करके लिसा को बेहोश कर देता है। इसके बाद कहानी 5 दिन पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि डैन और हेनरी एक मनोरंजन पार्क में बैठे अपनी योजना पर चर्चा कर रहे हैं। डैन उसे बताता है कि लिसा को मारने के बाद शव के टुकड़े करके उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो यह भी बताता है कि लिसा पर बड़ी बीमा पॉलिसी है। पैसे मिलने के बाद वो आधी रकम हेनरी को देने वाला है। हेनरी मजाक में कहता है कि उसे यह सौदा लिखित में चाहिए, लेकिन डैन तुरंत मना कर देता है और उसे पागल कहता है। वर्तमान समय में वापस आने पर हेनरी लिसा को कुर्सी से बांध देता है। कुछ ही देर बाद लिसा को होश आ जाता है। वो आसानी से अपने हाथ पर बंधी हुई टेप को तोड़ देती है। मजबूर होकर हेनरी उसे दोबारा कसकर बांधता है। अब डैन सीधे लिसा से पूछता है कि वो उसे मारना क्यों चाहती थी। लिसा बिना झिझक जवाब देती है कि वो बेहद कमजोर और असुरक्षित इंसान है। उसके अनुसार डैन ने उसे नौकरी छोड़कर अभिनय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया था, लेकिन बाद में उसने कभी उसके करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वह आरोप लगाती है कि डैन ने उनकी कार और घर तक दांव पर लगा दिए थे।
आज जो वे कर्ज में डूबे हुए हैं उसकी वजह भी वही है। तभी बीच में हेनरी बोल पड़ता है। वो कहता है कि लिसा की मौत के बाद मिलने वाले बीमा के पैसे से सारे कर्ज उतर जाएंगे। डैन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी बोलता ही चला जाता है। अब लिसा को समझ आने लगता है कि मामला सिर्फ डारियो वाले अफेयर का नहीं था। हेनरी यह भी बता देता है कि उसे भी रकम का बड़ा हिस्सा मिलने वाला था। यह सुनकर लिसा पूरी तरह चौंक जाती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन डैन जल्दी से उसके सिर पर प्लास्टिक का बैग चढ़ा देता है। धीरे धीरे उसकी सांस रुकने लगती है। तभी अचानक हालात फिर पलट जाते हैं। हेनरी बंदूक डैन की तरफ तान देता है। वह उसे तुरंत लिसा को छोड़ने का आदेश देता है। डैन हैरान रह जाता है, लेकिन उसके पास बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लिसा किसी तरह फिर से सांस ले पाती है। इसके बाद वो एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि बीमा राशि उतनी नहीं है जितनी डैन ने बताई थी। असल रकम उससे कई गुना ज्यादा है, यानी डैन ने हेनरी से भी झूठ बोला था। अब लिसा हेनरी को नया प्रस्ताव देती है। वह कहती है कि अगर वो डैन को मार दे तो उसे आधी रकम मिल सकती है। हेनरी तुरंत गणित लगाने लगता है। डैन भी उसे मनाने की कोशिश करता है और अतिरिक्त लालच देता है। लिसा भी अपने तरीके से उसे फायदे गिनाने लगती है। कुछ देर के लिए पूरा मामला सौदेबाजी में बदल जाता है। मौका देखकर डैन अचानक हेनरी पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। उधर लिसा भी खुद को बंधनों से छुड़ाने में सफल हो जाती है। संघर्ष के दौरान बंदूक जमीन पर गिर जाती है। डैन और लिसा दोनों एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। बंदूक पर कब्जे की कोशिश में अचानक ट्रिगर दब जाता है। गोली चलती है और हेनरी की मौत हो जाती है। लिसा तुरंत डैन पर आरोप लगाती है कि गोली उसी ने चलाई थी। डैन कहता है कि बंदूक की दिशा तो लिसा की तरफ से थी। बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता। तभी लिसा तेजी से ऊपर की ओर भाग जाती है। डैन भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ऊपर पहुंचकर वो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में अब कोई गोली नहीं बची होती। वो गुस्से में बंदूक से ही उस पर हमला करता है। इसके बाद हथियार में नई गोलियां भरने लगता है। मौका देखकर लिसा उसके पैर में वार कर देती है, लेकिन दोनों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेती। लिसा दूसरी बंदूक उठाती है और बेडरूम की तरफ भागती है। डैन भी उसके पीछे पहुंच जाता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। संघर्ष के दौरान गलती से एक गोली छत की तरफ चल जाती है। गोली लगते ही ऊपर से अजीब सी चीख सुनाई देती है। अगले ही पल छत टूट जाती है और 3 लोग सीधे उनके ऊपर आ गिरते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि फरार अपराधी पीट, टॉड और एली होते हैं। इस अप्रत्याशित घटना से डैन और लिसा दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद कहानी 3 दिन पीछे चली जाती है। पता चलता है कि यही तीनों लोग कुछ दिन पहले जेल से भागे थे। फरार होने के बाद वे जंगलों में छिपकर रह रहे थे। भागते भागते एक दिन उनकी नजर इस कैबिन पर पड़ती है। उन्हें चाबी मिल जाती है और वे आसानी से अंदर घुस जाते हैं। फर्श पर बिखरा हुआ सीरियल भी उन्हीं की वजह से था। दरअसल टॉड ने ही उसे खाते समय वहां फैला दिया था। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी, इसलिए उन्होंने केबिन को अस्थायी छिपने की जगह बना लिया। डैन का गायब स्वेटर भी इन्हीं लोगों के पास था। एली उसे पहनकर घूम रही थी। वे आराम से वहां रहने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक डैन और लिसा वहां पहुंच जाते हैं। टॉड सुझाव देता है कि दोनों को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन पीट ऐसा करने से मना कर देता है। उसका मानना था कि इससे पुलिस का ध्यान उनकी तरफ आ सकता है। तब एली को अटारी में छिपने का रास्ता मिल जाता है। तीनों अपना सामान लेकर ऊपर छिप जाते हैं। वहीं से वे चुपचाप उस दंपत्ति पर नजर रखने लगते हैं। कई घंटों तक अटारी में छिपे रहने से एली बुरी तरह ऊब जाती है। मजबूरी में उसे एक डिब्बे में ही पेशाब करना पड़ता है। समय काटने के लिए वो टॉड के साथ इशारों वाला खेल खेलने लगती है। वो अपनी पसंदीदा फिल्म समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉड को कुछ भी समझ नहीं आता। इसी दौरान वे हेनरी को भी कैबिन पर आते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद उनका ध्यान फिर से नीचे चल रही घटनाओं पर जाता है। वे देखते हैं कि डैन और लिसा के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अचानक चली गोली से टॉड घायल हो जाता है। दर्द में वह जोर जोर से शोर मचाने लगता है। इस अफरा तफरी में तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे सीधे अटारी से नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद वे डैन और लिसा को काबू करके बेसमेंट में बांध देते हैं। जब दोनों को होश आता है तो वे खुद को अपराधियों की कैद में पाते हैं। उधर तीनों फरार अपराधी आराम से सैंडविच खाते हुए अपना परिचय देना शुरू करते हैं। पीट मुस्कुराते हुए बताता है कि उन्होंने ऊपर से डैन और लिसा की पूरी कहानी देखी है। अब दोनों की जिंदगी पूरी तरह उनके हाथों में है। डैन उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। पीट बताता है कि वह और टॉड कई सालों तक सरकारी निगरानी वाले संस्थानों में रहे हैं। तभी एलेग्रा बीच में बोल पड़ती है और दावा करती है कि वो वहीं काम करती थी और बाद में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। हालांकि पीट उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं देता। कुछ देर बाद वो असली मुद्दे पर आता है। उसे आगे भागने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। डैन कहता है कि उसके बटुए में कुछ नकद रकम मौजूद है, लेकिन पीट उस पर हंस देता है। वो साफ कहता है कि उसे छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि बड़ी राशि चाहिए। लिसा तुरंत बोल पड़ती है कि उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। उसके मुताबिक डैन पहले ही उनकी सारी बचत उड़ा चुका है। दोनों फिर से एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। ये देखकर पीट चाकू निकाल लेता है, लेकिन एलेग्रा उसे रोकते हुए कहती है कि उसके पास इससे बेहतर तरीका है। वो टॉड को फर्श पर एक घेरा बनाने के लिए कहती है। इसके बाद वो डैन को बंधनों से आजाद कर देती है। फिर वो जेल के दिनों की एक अजीब कहानी सुनाने लगती है। उसका कहना था कि कैद के दौरान समय काटने के लिए वे लोग कई तरह के खेल खेलते थे। उनमें से एक खेल बेहद डरावना और अपमानजनक था। जैसे ही डैन को अंदाजा होता है कि मामला किस दिशा में जा रहा है, वो बुरी तरह घबरा जाता है। पीट कहता है कि अगर डैन उन्हें पैसे का ठिकाना बता दे तो उसे इस खेल में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। डैन बार बार यही कहता है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब एलेग्रा का धैर्य जवाब दे देता है। वह टॉड को आगे बढ़ने का इशारा करती है। टॉड शारीरिक रूप से काफी ताकतवर होता है,
लेकिन डैन मौका देखकर उसके घायल हिस्से पर जोरदार मुक्का मार देता है। इससे उसे कुछ सेकंड का मौका मिल जाता है। वो घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पीट तुरंत घोषणा कर देता है कि घेरा छोड़ना मतलब खेल हार जाना। टॉड उसे पकड़कर वापस घसीट लाता है। माहौल और भी खतरनाक होने लगता है। तभी पीट की नजर दीवार पर लगे एक फिल्म पोस्टर पर पड़ती है। वो अचानक डैन से पूछता है कि यह पोस्टर यहाँ क्यों लगा है। डैन बताता है कि वो उसी फिल्म का निर्देशक था। ये सुनते ही पीट का रवैया बदल जाता है। वो उत्साहित होकर बताता है कि जेल में उसने वो फिल्म कई बार देखी थी। दरअसल वो उसकी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। हालांकि उसे फिल्म का अंत बिल्कुल पसंद नहीं आया था। डैन समझाता है कि उसका मूल अंत कुछ और था, लेकिन निर्माताओं ने उस विचार को अस्वीकार कर दिया था। मजबूरी में उसे कहानी बदलनी पड़ी। पीट उसे सलाह देता है कि अगली बार वो अपने मूल विचार पर कायम रहे। कुछ क्षणों के लिए डैन को लगता है कि शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन हालात जल्दी ही फिर खराब हो जाते हैं। कुछ देर बाद अपराधी फिर से डैन को जमीन पर पटक देते हैं। अब वे दोनों को खत्म करने का फैसला करने लगते हैं। टॉड बंदूक उठाता है और डैन पर निशाना साधता है। उसी समय लिसा जोर से उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती है। वो दावा करती है कि उसके पास $50,000 की बचत है। अगर वे अगली सुबह तक इंतजार करें तो वो बैंक से पैसे निकालकर दे सकती है। ये सुनकर अपराधी फिलहाल उन्हें जिंदा छोड़ने का फैसला करते हैं। समय बीतता है और शाम होने लगती है। तीनों अपराधी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। उधर डैन और लिसा बेसमेंट में बंधे बैठे रहते हैं। इस सन्नाटे में लिसा अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है कि कभी वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उसे लगता था कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता बिखरता चला गया। वो स्वीकार करती है कि डारियो के लिए उसके मन में कोई खास भावनाएं नहीं थीं। उसने सिर्फ ये देखने के लिए वो गलती की थी कि क्या डैन उसके लिए लड़ने को तैयार है। इसके बाद वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। उसे लगता है कि शायद अब दोनों की मौत तय है। उसी दौरान डैन की नजर पास पड़ी एक पूल बॉल पर जाती है और उसके दिमाग में भागने की एक योजना जन्म लेती है। दूसरी तरफ पीट भी अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा होता है। उसका इरादा पैसे लेने के बाद डैन और लिसा को खत्म करके भाग जाने का है। वो रास्ते में उनकी कार छोड़ देने की बात भी करता है, लेकिन ये सुनकर एलेग्रा भड़क उठती है। उसके मुताबिक कार ने अब तक उनकी काफी मदद की है। पीट मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो कार कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। एलेग्रा इस बात को व्यक्तिगत रूप से ले लेती है। वो आरोप लगाती है कि पीट हमेशा लोगों और चीजों को इस्तेमाल करके छोड़ देता है। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। गुस्से में एलेग्रा वहां से चली जाती है। इसी बीच बेसमेंट से डैन जोर जोर से आवाज लगाता है। टॉड नीचे जाकर देखने का फैसला करता है। डैन बहाना बनाता है कि उसे तुरंत वॉशरूम जाना है। पीट अनुमति दे देता है, लेकिन टॉड उसे चेतावनी देता है कि कोई चाल चली तो वो उसे मार डालेगा। इसके बाद वो डैन को खोलकर वॉशरूम तक ले जाता है। वो बाहर निगरानी करता रहता है। मौका मिलते ही डैन वहां कुछ ऐसा देखता है जिससे उसे भागने का रास्ता सूझ जाता है। उधर अकेली बैठी लिसा के पास टॉड पहुंचता है। उसका व्यवहार उसे असहज कर देता है। इसी दौरान डैन अपनी योजना पूरी करके बाहर निकल आता है। वह चुपचाप अपनी एक जुराब में पूल बॉल छिपा लेता है, फिर अचानक उसी से टॉड के सिर पर वार कर देता है। टॉड तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ता है। डैन लिसा से कहता है कि वो यहीं इंतजार करे, वो हथियार ढूंढकर वापस आएगा। उधर एलेग्रा और पीट अभी भी आपस में उलझे हुए होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डैन वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद लिसा को पास ही एक चाकू दिखाई देता है। वो उससे अपनी रस्सियां काटने लगती हैं। आखिरकार वो भी खुद को आजाद कर लेती है। अपराधियों को उसकी भनक तक नहीं लगती। जब पीट टॉड को आवाज देता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। वे दोनों नीचे जाकर देखते हैं। टॉड बेहोश पड़ा होता है। होश में आने के बाद वो बताता है कि डैन ने एक जुराब से उसे बेहोश कर दिया। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी उन्हें बाहर किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। वे समझ जाते हैं कि लिसा भी निकल चुकी है। अब तीनों उसकी तलाश में बाहर दौड़ पड़ते हैं। लिसा एक कार के पीछे छिप जाती है। अपराधी अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगते हैं। वो कार के अंदर चाबी तलाशती है, लेकिन चाबी वहां नहीं मिलती। मजबूर होकर उसे दोबारा केबिन की तरफ लौटना पड़ता है। उधर टॉड की टॉर्च भी काम करना बंद कर देती है। वो भी वापस घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही लिसा चाबियां उठाने की कोशिश करती है, टॉड उसे बंदूक की नोक पर रोक लेता है। मजबूर होकर उसे चाबियां नीचे रखनी पड़ती हैं। वो फिर से पैसे देने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन टॉड साफ मना कर देता है। उसके अनुसार अब कोई समझौता नहीं होने वाला। दूसरी तरफ डैन चुपके से केबिन के आसपास लौट आता है। वो सही मौके का इंतजार करते हुए धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश करता है। अचानक अपनी जान बचाने के लिए लिसा एक चौंकाने वाली बात कहती है। वो दावा करती है कि वो लगभग 12 हफ्तों की गर्भवती है। उसका कहना होता है कि यह बच्चा डैन का नहीं है। इसी वजह से उसने अब तक ये सच उससे छिपा कर रखा था। वो टॉड से विनती करती है कि कम से कम उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। टॉड ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसे बच्चे से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सीधे उसके सिर पर निशाना लगाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डैन पीछे से उस पर हमला कर देता है। टॉड कुछ पल के लिए लड़खड़ा जाता है, मगर उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो तुरंत पलटवार कर देता है। लिसा भी डैन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी जोरदार चोट लगती है। कुछ ही सेकंड में दोनों पति पत्नी उसकी मार के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब लिसा उसे नीचे गिराने में सफल हो जाती है, लेकिन टॉड फिर से नियंत्रण हासिल कर लेता है। वो लिसा को दबोच लेता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है। डैन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर टॉड उसे भी नहीं छोड़ता। लिसा पीछे से वार करती है, फिर भी टॉड लड़ाई जारी रखता है। मौका देखकर लिसा लगातार कई वार करती है। इसके बावजूद वो पूरी तरह नहीं रुकता। जब हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं, तब डैन एक बार फिर पीछे से हमला करता है। टॉड घुटनों के बल गिर जाता है।
फिर डैन उसे मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन टॉड पहले ही जमीन पर गिर जाता है। उसी समय उन्हें घर के भीतर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। वे जल्दी से ऊपर जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद पीट और एली अंदर आते हैं। उन्हें टॉड की हालत देखकर गुस्सा आ जाता है। एली कसम खाती है कि वो डैन और लिसा को ढूंढकर छोड़ेगी नहीं। उधर दोनों एक अलमारी के अंदर छिपे बैठे रहते हैं। सन्नाटे में डैन अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। वो मानता है कि उसने अपने रिश्ते के लिए कभी सही तरीके से संघर्ष नहीं किया। उसे हमेशा लगता रहा कि वो असफल इंसान है। धीरे धीरे उसने अपने विवाह से उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर वो नाव की चाबी लिसा को देता है। वो चाहता है कि लिसा वहां से भाग जाए। डैन को अब भी लगता है कि वो सचमुच गर्भवती है, लेकिन तभी लिसा मुस्कुराकर सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि गर्भावस्था वाली बात पूरी तरह झूठ थी। टॉड को रोकने के लिए उसने ये कहानी बना दी थी। ये सुनकर डैन हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे शानदार एक्टिंग थी। उसी समय पीट कमरे में पहुंच जाता है। उसे अलमारी के अंदर से उनकी आवाजें सुनाई दे जाती हैं। वह उन्हें बाहर निकालने की तैयारी करता है, लेकिन डैन अचानक दरवाजा खोलकर उस पर टूट पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर लिसा वहां से भाग निकलती है। कुछ ही देर बाद डैन भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भाग दौड़ के दौरान ऊपर रखा एक डिब्बा पीठ पर गिर जाता है। लिसा लगभग बाहर निकल ही जाती है, लेकिन एली उसे रोक लेती है। डैन पीछे से आकर एली को धक्का देता है। ऐसा लगता है कि दोनों बच जाएंगे। तभी पीठ खिड़की तोड़कर बाहर आ जाता है। वो डैन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। लिसा एक औजार उठाकर पीठ को रोकने की कोशिश करती है। कुछ पल के लिए उन्हें बढ़त मिलती है, लेकिन तभी एक और खतरा सामने आ जाता है। टॉड अब भी जिंदा होता है। वो फिर से उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। पीट डैन को अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरी तरफ टॉड लिसा को बंधक बना लेता है। पीट खौफनाक अंदाज में उन्हें डराने लगता है। उसे लोगों को अलग अलग तरीकों से सताने में मजा आता है। डैन और लिसा खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसी बीच अचानक दूर से एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार आती दिखाई देती है। कार सीधे आकर पीट को टक्कर मार देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। कार से बाहर निकलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि माइकल होता है। इसके बाद कहानी कुछ घंटे पीछे चली जाती है। पता चलता है कि एक आदमी केबिन के पास से गुजर रहा था। उसे घर में कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे। वो तुरंत माइकल को फोन करता है, क्योंकि दोनों पुराने परिचित होते हैं। माइकल को जैसे ही शक होता है कि उसका बेटा मुसीबत में है, वो बेचैन हो उठता है। वह बिना देर किए वहां से निकलने का फैसला करता है। स्वास्थ्यकर्मी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल किसी की नहीं सुनता। वह वाहन लेकर सीधे केबिन की तरफ रवाना हो जाता है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। एली तुरंत पीट की मदद के लिए दौड़ती है। टॉड उसे चेतावनी देता है, लेकिन माइकल पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह बंदूक उठाकर टॉड का सिर उड़ा देता है। फिर माइकल और अपराधियों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एली पीछे से आकर माइकल को पकड़ लेती है। माइकल उसके पैर में गोली मार देता है। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद माइकल और अपराधियों के बीच खतरनाक संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी बीच माइकल निशा और डैन से भागने के लिए कहता है। वो चाहता है कि दोनों किसी तरह वहां से निकल जाएं। डैन और लिसा तुरंत कार में बैठकर भाग निकलते हैं। पीट माइकल को घसीटते हुए लॉन काटने वाली मशीन की तरफ ले जाता है और बेरहमी से उसे उसके ऊपर फेंक देता है। अब पीट भागती हुई कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अचानक एक गोली कार को लग जाती है, जिससे उनकी गाड़ी नियंत्रण खो देती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। कुछ देर बाद डैन को होश आता है। वो सबसे पहले लिसा को संभालता है। लिसा घबराकर अपनी हालत देखती है। दुर्घटना में उसके बालों का एक हिस्सा कट चुका होता है, लेकिन डैन माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो अब भी पहले की तरह खूबसूरत लग रही है। डैन लिसा को नाव की चाबी देता है और वहां से भाग जाने के लिए कहता है। उधर एली दर्द से तड़प रही होती है। तभी पीट उसके पास पहुंचता है। वो कहता है कि अब उनके बीच सब खत्म हो चुका है। पीट यह भी कबूल करता है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। वो सिर्फ जेल से बाहर निकलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनकर एली गुस्से से उसे गालियां देने लगती हैं, लेकिन पीट उसकी एक नहीं सुनता। वह सीधे कार की तरफ बढ़ जाता है, मगर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कार खाली है, क्योंकि लिसा पहले ही डॉक की तरफ निकल चुकी होती है। उधर एली वापस कैबिन में पहुंचती है। वह शराब की एक बोतल उठाती है, फिर अपने जख्म पर शराब डालकर इलाज करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपने पैर पर पट्टी बांध लेती है, लेकिन तभी डैन वहां पहुंच जाता है। वो एली के घायल पैर पर हमला कर देता है। इसके बाद वो उस पर बंदूक तान देता है। एली अपनी जान की भीख मांगने लगती है। जब उसकी विनती काम नहीं आती तो वो डैन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार डैन बिल्कुल नहीं रुकता और वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उधर लिसा नाव चालू करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नाव स्टार्ट नहीं हो रही होती। कई कोशिशों के बाद आखिरकार इंजन चल पड़ता है, मगर तभी पीट भी वहां पहुंच जाता है। डैन पूरी ताकत से डॉक की तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक नाव किनारे से दूर जा चुकी होती है। वो रस्सी पकड़कर पानी में छलांग लगा देता है। लिसा उसे देख लेती है और पीट का ध्यान भटकाने के लिए लगातार बातें करने लगती हैं। पीट उससे पैसों के बारे में पूछता है। वो धमकी देता है कि अगर उसे पैसा नहीं मिला तो वो उसे मार देगा। तभी पीछे से डैन वहां पहुंच जाता है और पीट के सिर पर जोरदार वार करता है। इसके बाद तीनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन पीट अब भी उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। लिसा एक फ्लेयर गन उठाती है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। पीट मौका देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय डैन फिर खड़ा हो जाता है। वो पीट को अपनी पत्नी से दूर रहने की चेतावनी देता है। इसके बाद दोनों के बीच एक और जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान डैन की हालत खराब हो जाती है और वो नाव में ही उल्टी कर देता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। उधर लिसा एक नई तरकीब सोच लेती है।
वो पत्थरों से भरा बैग पीट की गर्दन में फंसा देती है। इसके बाद वो एंकर से उसके पैर पर वार करती है और उसे सीधे झील में धकेल देती है। पीट एक आखिरी बार पानी के ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन भारी वजन उसे नीचे खींच लेता है और आखिरकार वो झील में डूब जाता है। मगर अचानक एंकर की रस्सी डैन के पैरों में फंस जाती है और वो भी झील के गहरे पानी में खींचने लगता है। लिसा तुरंत उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऊपर खींचना बेहद मुश्किल साबित होता है। डैन उससे कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन लिसा उसे खोना नहीं चाहती। आखिरकार वो पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों डॉक पर बैठे दिखाई देते हैं। लिसा डैन की कटी हुई उंगलियां उसे वापस देती है। इसके बाद दोनों अपनी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। डैन कहता है कि उन पर अब भी काफी कर्ज बाकी है, लेकिन लिसा बताती है कि उसके पास एक नया प्लान है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। दोनों मिलकर पूरी घटना की एक अलग कहानी बना देते हैं। वे बताते हैं कि कुछ खतरनाक अपराधियों ने उनके घर पर हमला किया था और उन्होंने मिलकर उनका सामना किया। यह खबर बहुत तेजी से फैल जाती है। जल्द ही दोनों पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाते हैं। बाद में उन्हें एक बड़े टॉक शो में बुलाया जाता है। वहां वे बताते हैं कि प्यार की वजह से ही वे इस मुसीबत से बच पाएं। फिर उन्हें एक और बड़ी खुशखबरी मिलती है। उनकी कहानी पर एक फिल्म बनने वाली होती है और उस फिल्म का निर्देशन खुद डैन करेगा। इतना ही नहीं, लिसा को भी उसमें अहम भूमिका मिल जाती है। अब दोनों पहली बार साथ काम करने वाले होते हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि फिल्म डिजिटल रिलीज होगी, जिससे दोनों थोड़े निराश हो जाते हैं। लेकिन फिल्म की शूटिंग फिर भी शुरू हो जाती है। फिल्म में डैन का किरदार एक मशहूर अभिनेता निभा रहा होता है। वहीं दोनों को लगभग सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता है, जो मिलकर खतरनाक अपराधियों से लड़ते हैं। इतनी सारी परेशानियों के बाद आखिरकार उनका रिश्ता फिर से संभल जाता है और दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म ओवर योर डेड बॉडी की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। कैसे प्यार और धोखे का नाटक असल जिंदगी में एक खूनी अंजाम तक पहुंच गया। इसने सच में होश उड़ा दिए। आपको इस फिल्म का सबसे खतरनाक सीन कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी मजेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्मों के हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।